Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the Mendel's law of segregation. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन लॉज की तमाम बेसिक्स रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी कर ली थी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, मेंडल्स law of segregation तो पहले इस लॉ को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इस लॉ के ऊपर काम करते हैं। सो इसको डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जिसको हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं गैमीटोजेनेसिस। द जीन्स, जिसको हम कहते हैं एलील ऑफ अ जीन पेयर segregate from each other and each gamete receives one gene or allele of the gene pair, and when the male gamete and female gametes unite, मेल और फीमेल गैमीट के यूनाइट करने का मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट और द ऑफस्प्रिंग gets the gene pair again. So during gamete formation, जब गैमीटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट्स बन रहे होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, यानी फादर के अंदर और मदर के अंदर, तो उस वक्त जो जीन पेयर होता है एक ट्रेट के लिए, हमने बात की थी कि हर ट्रेट को कम से कम एक पेयर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इसको मैं यहां से समझाऊंगा। लेट्स सपोज दिस इज क्रोमोसोम, और इसके यहाँ पर एक एलील है, एक फादर से ये मौजूद है मेल के अंदर। तो जब गैमीटोजेनेसिस होती है तो स्पर्म के अंदर इसमें सिर्फ एक स्पर्म के अंदर हाफ स्पर्म्स विल कैरी दिस एलील एंड हाफ विल कैरी द अदर एलील। मतलब कि जो पेयर था ये वाला, ये अलहदा हो गया, मीन्स के सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, जो पेयर की शक्ल में होते हैं जीन्स यानी कि एलील्स, वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब होती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसके साथ एग सेल दोबारा मिलेगा, तो यही उस जाइगोट के अंदर, इन द जाइगोट, वो दोबारा से क्या आ जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इसकी कुछ वर्बल एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा था आपको।
मेंडल्स लॉ की। तो अब चलते हैं मेंडल्स लॉ की तरफ। सो मेंडल ने जो फर्स्ट ट्रेट स्टडी किया था वो कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? ही फर्स्ट स्टडीड द सीड शेप। मेंडल first studied the seed shape। तो सीड शेप में दो ही तो फिनोटाइप्स हैं, राउंड एंड रिंकल। राउंड इस तरह से होंगे सीड्स और रिंकल कुछ इस तरह से। तो आइए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। तो चूंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ट्रेट को एक वक्त में स्टडी करना है। सो हियर इज P1 जनरेशन। P1 जनरेशन क्या थी डियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन और सिंपल पेरेंटल जनरेशन, जिसमें हम क्या ले रहे हैं? द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। क्लियर? तो यहां पर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा लेंगे? एक तो लेंगे ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड। जो ट्रू ब्रीडिंग राउंड है उसको हम डिनोट करते हैं, चलें इसको पहले सिंपली सॉल्व करें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो इससे जब क्रॉस करवाया जाएगा द F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन थी, ऑल द F1 जनरेशन दे वर राउंड। सारी जनरेशन F1 जो थी वो राउंड आने का मतलब ये है कि राउंड क्या है? डोमिनेंट है, क्योंकि हमने होमोजाइगस लिया था। और रिंकल्ड क्या होगा? रिसेसिव, क्योंकि ये भी हमने होमोजाइगस ही लिया था। तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो जब इनके गैमीट्स बनेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स कौन सा एलील या कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है? ओनली द डोमिनेंट। तो उसके बाद फिर इसने क्या किया कि राउंड को नाम दिया दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट और रिंकल जो है ये रिसेसिव ट्रेट। तो ये तो सिर्फ अभी सादा सी बात। अब आते हैं इसके सेल क्रॉस की तरफ विद देयर एलील्स। सो अगेन द P1 जनरेशन, उसमें राउंड, ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड। तो उससे पहले उसको पता चल चुका है कि पहले क्रॉस करवाकर F1 जनरेशन में जो राउंड आए थे वो सारे डोमिनेंट थे। तो डोमिनेंट को हम किस लेटर से डियर स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सो कैपिटल R एंड कैपिटल R। और रिसेसिव को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से, या जो लोअर केस लेटर होते हैं उनके साथ। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल r। और इसकी शेप क्या होगी? राउंड। और इसकी शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? इट इज रिंकल्ड। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसके बाद वो होता है गैमीट्स का, कि अब इसके बनाएंगे गैमीट्स। तो उसने जो राउंड प्लांट लिया था वो मेल था, और जो रिंकल सीड्स के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया था दैट वाज अ फीमेल। तो इसके अंदर जितने भी जो गैमीट्स बनेंगे यानी कि स्पर्म बनेंगे, ऑल ऑफ देम दैट विल हैव capital R in them and the wrinkled will have only small r in them, क्योंकि ये होमोजाइगस हैं तो एक ही तरह के गैमेट्स बनने वाले हैं इनके अंदर। और फिर जब इनका क्रॉस होता है, when they are crossed, तो उससे क्या आती है? F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो ये कौन सी जीनोटाइप बन गई डियर स्टूडेंट्स? दैट इज अ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या होती थी? हमने कैसे डिफाइन किया था? ऐसी जीनोटाइप जिसमें दो डिफरेंट एलील्स होंगे उसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। जबकि यहां पर क्या, ये होमोजाइगस जीनोटाइप, ये भी होमोजाइगस जीनोटाइप, ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है और ये होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है। जबकि इनकी जो F1 जनरेशन आई है उसमें हेट्रोजाइगस जो है वो जीनोटाइप आई,
और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या रूल है, कौन अपीयर होता है, हमेशा डोमिनेंट। तो डोमिनेंट इसमें क्या था, राउंड, मतलब कि ऑल द F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स आर राउंड, सब के सब राउंड में आए। अब उसने क्या किया कि इस F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया F1 के साथ ही, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पर करवाई। सो ही क्रॉस्ड F1 विद F1 जनरेशन, अब पहले इनके गैमेट्स बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहां पर गैमेट कैसे बनेंगे, यहां पर चूंकि अब ये होमोजाइगस जीनोटाइप नहीं रही, ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, तो इसमें अब दो तरह के गैमेट्स बनने वाले हैं। हाफ गैमेट्स कैरिंग द कैपिटल आर एंड हाफ गैमेट्स कैरिंग द स्मॉल आर। इसी तरह से इस F1 जनरेशन के प्लांट में भी हाफ गैमेट्स कैरिंग कैपिटल आर एंड हाफ गैमेट्स कैरिंग द स्मॉल आर। क्लियर। अब इनके क्रॉस होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होंगे, F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट इसका क्रॉस बनाना बहुत आसान है, जरा सिर्फ गौर करना है। पहले हम इस R को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस R को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने है। मैं इनके लिए डिफरेंट कलर्स यूज करने वाला हूं। पहले सिर्फ इस R का, कैपिटल R का, तो पहले कैपिटल R को क्रॉस करवाएंगे इस गैमेट के साथ, फिर इसी कैपिटल R को क्रॉस करवाएंगे इस दूसरे गैमेट के साथ। तो क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, आप सोचें जरा। सो कैपिटल R का जब इसका बनेगा इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल R, और जब इसका पेयर बनाएंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब बारी बच गई इसकी, एक हमारे पास गैमेट तो भुगत गया, अब आते हैं दूसरे की तरफ। इसमें भी इसी तरह से पहले इसको क्रॉस करवाएंगे पहले वाले R के साथ, तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल R स्मॉल r, और फिर इसी को हमने क्रॉस करवाना है, इसी को मल्टीप्लाई करना है इस दूसरे वाले गैमेट के साथ। तो अब यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्मॉल r। तो देखते हैं अब यहां पर क्या बना है। तो कैपिटल R क्या था, दैट वाज राउंड। ये क्या है, दे आर राउंड सीड्स। और यहां पर हेट्रोजाइगस है, यानी कि एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है। तो हेट्रोजाइगस में कौन सा अपीयर होता है डियर स्टूडेंट्स, यस इट इज ऑल्सो राउंड। और यहां पर भी हेट्रोजाइगस है तो यहां पर भी क्या होगा, ऑल्सो राउंड सीड्स। और यहां पर क्या है, यस दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। और आपको याद है कि मैंने बताया था कि जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो उस वक्त तक अपीयर नहीं हो सकते ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जब तक कि वो होमोजाइगस ना हो जाए अपने ट्रेट के लिए। मतलब फादर से भी रिसेसिव एलील आया, मदर से भी रिसेसिव एलील आया, तो तब जाकर कोई रिसेसिव ट्रेट अपीयर होगा। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, फादर से भी रिसेसिव एलील आया और मदर से भी रिसेसिव आया, तो ये क्या बन गया, रिसेसिव। तो रिसेसिव ट्रेट क्या था, दैट वाज रिंकल्ड, लाइक दिस। तो यहां पर क्या रेशो बन रही है, अब रेशो कैलकुलेट करें। सो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस, तो पहले हम इसके रेशो को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी परसेंटेज को देखेंगे। तो रेशो क्या बनी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, राउंड। इन चार में से कितने राउंड है, 3। तो रेशो क्या हुई, 3 राउंड रेशो 1 रिंकल्ड। सो दैट इज द रेशो ऑफ दीज F2 क्रॉस। क्लियर, यानी कि 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें इन 4 की, तो कितने परसेंट राउंड आए हैं और कितने परसेंट रिसेसिव आए हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो 75% जो हैं वो राउंड निकले, क्योंकि 3/4 क्या होता है, राउंड, और 1/4 क्या होता है, 25%। 25% वर रिंकल्ड। ये MCQ है कि F2 जनरेशन में कितने परसेंट जो थे वो रिंकल्ड और कितने परसेंट जो थे वो राउंड थे। इस तरह से उनके दरमियान रेशो क्या निकली, 3:1 निकली।
और इस तरह से इनके डियर स्टूडेंट्स आपने गैमेट्स बनाने हैं। इसका अब प्रोबेबिलिटी हम स्क्वायर, यानी कि एक साइंटिस्ट था बाय द नेम ऑफ R.C. पोनेट, उसने प्रोबेबिलिटी जो रेशो निकालने के लिए एक क्रॉस एक स्क्वायर बनाया, वो भी हम बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सो F1 जनरेशन को हम F1 के साथ क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है, या इसको यस ये है जी F1 कैपिटल R और इसका दूसरा गैमेट स्मॉल r, यहां पर कैपिटल R स्मॉल r। तो ये तो हमारे पास आ गई F1 जनरेशन एक, दिस इज F1। तो F1 को क्रॉस किसके साथ करवाना है? F1 के साथ। सो हेयर अगेन वी हैव, ऊपर वाले साइड पे हम ले रहे हैं अगेन F1, ये भी F1 है और ये भी F1 के गैमेट्स, कैपिटल R स्मॉल r। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के क्या हमारे पास बनने वाला है यहां पर। तो सिंपल हमने इसको जोड़ते जाना है। तो ये क्या है? कैपिटल R और इधर से ये क्या होगा? कैपिटल R, फिर ये कैपिटल R और इधर से स्मॉल r, फिर यहां से कैपिटल R एंड स्मॉल r। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कि ये पहले स्मॉल आ रहा है तो बाद में कैपिटल आ रहा है, तो बात एक ही डियर स्टूडेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन यहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। अगर आप स्मॉल r कैपिटल R लिखेंगे तो इसका मतलब तो वही है, हेटेरोजाइगस है, तो अपीयर किसने होना है? डोमिनेंट ने। इस वजह से इसको मैं, चूंकि यहाँ पर कैपिटल R और ये स्मॉल r है, तो मैं पहले कैपिटल R और फिर उसके बाद स्मॉल r लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। और इसमें मतलब कि इस पर जीनोटाइप या फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अब मैं कैपिटल R पहले लिख दूँ या स्मॉल r को बाद में लिख दूँ। क्लियर? और यहाँ पर देखिए स्मॉल r और यहाँ पर भी क्या है? स्मॉल r। सो अगेन आपने देख लिया कि यहाँ पर इस तरह से ये बनता है पोनेट स्क्वायर। सो इट इज राउंड, इट इज अगेन राउंड क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन, अगेन राउंड हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड वन रिंकल्ड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर भी क्या रेशो निकली? 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। सो दिस इज द पोनेट स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपने देखा, अब इस लॉ को मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। फाइनली लॉ क्या था कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो जो एलील्स हैं एक ट्रेट को कंट्रोल करे वो अलहदा होते हैं, और जब वो अलहदा हो जाते हैं और अपॉन जाइगोट फॉर्मेशन जब दोबारा से वो मिलते हैं तो उनके अंदर वो जो एलील्स हैं वो दोबारा पेयर की शक्ल में आ जाते हैं। तो यहां पर देखें जरा, ये F1 क्रॉस को सब पहले देख लेते हैं। F1 में देखें कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अगर ये सेग्रीगेट ना हुए होते, या चले यहां से चले इसी से चल पड़ते हैं, ये है जी कैपिटल R और स्मॉल r, ये होमोजाइगस है। अगर यहां पर एलील्स सेग्रीगेट ना होते और उनकी फर्टिलाइजेशन के ऊपर ये दोबारा से ना मिलते तो क्या होता? सारे के सारे बच्चे या तो कैपिटल R होते या फिर स्मॉल r होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हाफ, जब जो गैमेट्स हैं उनके अंदर स्मॉल r है और हाफ के अंदर कैपिटल R, इससे बन गया F1, यानी यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर यहां पर देखें कैपिटल R स्मॉल r। अब ये अगर अलहदा ना हो तो ये कभी भी रेशो नहीं निकलेगी, ये आपस में अलहदा नहीं होंगे। यहां पर देखिए एक होमोजाइगस राउंड है, 2 हेटेरोजाइगस राउंड हैं और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि जब गैमेट्स बने थे, ये मैंने गैमेट्स बनाए, तो ये जो एलील्स थे ये राउंड को यानी उस शेप को कंट्रोल कर रहे थे, ये अलहदा हुए। फिर इस एलील ने पहले इसके साथ कंबाइन होने की कोशिश की, फिर इसने इसके साथ होने की कोशिश की, फिर इसी तरह से इसने पहले इसके साथ और फिर उसके साथ, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ गए। इसका मतलब ये हुआ है कि उनके अंदर सेपरेशन हुई है। जो एक ट्रेट को एलील्स का जो पेयर था, जीन का जो पेयर था, वो कंट्रोल कर रहा था ये पेयर, तो जब गैमेट्स बनने थे, गैमेटोजेनेसिस हुई थी, तो ये अलग-अलग हो गए थे। और जब ये आपस में मिले, यहाँ पर जनरेशन आ गई F2, मिले तो दोबारा से पेयर की शक्ल में आ गए और उनके अंदर वो ट्रेट एक्सप्रेस हुए। सो दैट इज द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो होपफुली आपको समझ आया कि सेग्रीगेशन हुई है यहाँ पर एलील्स की, और जब दोबारा से वो F1 ने कौन सी बनाई? F2 जनरेशन में वही एलील जो अलग-अलग हुए थे अब पेयर की शक्ल में आ गए, और जब पेयर की शक्ल में आए, नाउ दे आर एक्सप्रेसिंग द जीनोटाइप, मीन्स के उनकी फिनोटाइप्स आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स,
मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करते हुए दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन, जब पेरेंट्रल जनरेशन के गैमीट्स बनाने हैं वो कितने टाइप्स के बनेंगे, वो एक ही तरह के बनेंगे। और जब F1 जनरेशन के गैमीट्स बनाने हैं तो वो कितनी टाइप्स के बनेंगे, दो टाइप्स के, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है F1 के अंदर और होमोजाइगस कंडीशन है पेरेंट्रल जनरेशन के अंदर। अगर गैमीट्स बनेंगे तो तभी क्रॉस जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। और इनके जो नंबर ऑफ परसेंटेज है कि कितने परसेंट राउंड आए दैट इज 75 और कितने परसेंट रिंकल आए दैट इज 25, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान में रखिएगा। होपफुली आपको मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।